हेलो फ्रेंड्स, बीएड फर्स्ट ईयर का फर्स्ट पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसका फर्स्ट यूनिट हमने कंप्लीट डिस्कशन कर लिया है। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर हमने बात कर ली है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप सारे यूनिट्स एक साथ देख पाएंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेकेंड यूनिट के ऊपर। सेकेंड यूनिट का नाम है बहुआयामी विकास के बारे में बात करेंगे और इसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर बात करेंगे जो कि आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो वीडियो पूरा देखना है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना है इसी तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे अभिवृद्धि क्या होती है। अभिवृद्धि से तात्पर्य शरीर एवं उसके अवयवों में वृद्धि से है। अभिवृद्धि में हुए परिवर्तनों को मापा व तोला जा सकता है, जबकि विकास में ऐसा नहीं होता है। इससे संबंधित एक कथन है G.A. हेडफील्ड का, जिसमें उन्होंने कहा है अभिवृद्धि का अर्थ आकार का बढ़ना होता है। ये बात आपको अभिवृद्धि के लिए ध्यान रखनी है। इसके बाद में हम बात करते हैं विकास के ऊपर। विकास में आपको ध्यान रखना है विकास से तात्पर्य शरीर व मन में होने वाले सभी प्रकार के परिवर्तनों से है। G.A. हेडफील्ड ने इसके बारे में कहा है कि विकास रूप व आकार में परिवर्तन है। तो ये दोनों परिभाषाएं भी आपको ध्यान रखनी है, दोनों कथन भी आपको ध्यान रखने हैं कि G.A. हेडफील्ड ने इनके बारे में क्या कहा है। इसके बाद में बात करते हैं अभिवृद्धि और विकास के अंतर की। अंतर की बात करने के लिए दोस्तों हम सारणी के तौर पर यहाँ पर देखेंगे और अंतर का आधार भी हम साथ साथ डिस्कस करते चलेंगे। तो पहला आधार यहाँ पर रहेगा अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर आप यहाँ पर देखिए कि अभिवृद्धि से तात्पर्य शारीरिक परिवर्तन से है, शरीर में वृद्धि यानी कि अभिवृद्धि। और इसके बाद में बात करते हैं विकास की। तो विकास से तात्पर्य व्यक्ति में सभी प्रकार के परिवर्तनों से यानी कि शारीरिक और मानसिक संवेगात्मक सभी प्रकार के परिवर्तनों से है। इसके बाद में बात करते हैं सेकंड नंबर पर व्यापकता के आधार पर। तो अभिवृद्धि विकास का परिमाणात्मक पक्ष होता है और विकास जो है अभिवृद्धि की तुलना में व्यापक संप्रत्यय होता है। इसके बाद में संबंध के आधार पर। तो अभिवृद्धि का संबंध मूलतः शारीरिक परिवर्तन से है। शरीर में जो परिवर्तन होते आ रहे हैं, शरीर का बढ़ना घटना या फिर एक जगह पर विकास का रुक जाना, तो वो सब जो है वो अभिवृद्धि के अंतर्गत आएंगे। पर विकास में मानसिक और संवेगात्मक जो पक्ष रहेंगे वो इसमें आएंगे। तो विकास का संबंध शारीरिक होने के अतिरिक्त अन्य पक्षों जैसे मानसिक, संवेगात्मक आदि परिवर्तनों से भी होता है। इतना आपको इन 3 पॉइंट्स में ध्यान रखना है। इसके बाद में अगला पॉइंट आता है परिवर्तन के आधार पर। तो परिवर्तन में देखिए अभिवृद्धि परिमाणात्मक रूप से मापनीय होती है। हम वृद्धि को माप सकते हैं कि हमारी इस मंथ कितनी लंबाई बढ़ी, इस साल हम कितने और बढ़ गए, तो वो सब हम माप सकते हैं। विकास के अंतर्गत परिमाणात्मक की अपेक्षा गुणात्मक परिवर्तनों को अधिक बल दिया जाता है। गुणात्मक परिवर्तन यानी कि शारीरिक और मानसिक कितनी वृद्धि हुई है, तो वो सब परिपक्वता के आधार पर हम विकास को देखते हैं। इसके बाद में सीमा की बात करते हैं। तो अभिवृद्धि परिपक्वता तक होती है, अर्थात परिपक्वता अभिवृद्धि की चरम सीमा होती है। और विकास गर्भावस्था से लेकर के मृत्यु पर्यंत चलने वाली सतत प्रक्रिया है। तो ये बातें आपको नॉर्मली विकास और अभिवृद्धि के अंतर में ध्यान रखनी है। इसके बाद में अगला टॉपिक हम डिस्कस करते हैं, जिसका नाम है विकास को प्रभावित करने वाले कारकों की हम बात करते हैं। पहला कारक आता है वंशानुक्रम। वंशानुक्रम से आप समझते हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो है गुणों का आदान प्रदान रहता है। जिस तरह से गुण माता पिता में होते हैं उसी तरह के गुण जो है रिलेटेड अपने बच्चों में रहेंगे और उससे रिलेटेड ही उनके बच्चों में रहेंगे। तो वंशानुक्रम जो है पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते रहते हैं। बालक के कद, आकृति, चरित्र, बुद्धि आदि को भी वंशानुक्रम संबंधित विशेषताएं प्रभावित करती है। तो इतना आपको वंशानुक्रम में ध्यान रखना है। इसके बाद में बात करते हैं जैविक कारकों की। तो जैविक कारकों में देखिए जो बालक जन्म के समय से ही दुबले पतले, बीमारी या किसी शारीरिक बाधा से पीड़ित होते हैं, वे जीवन भर सामान्य स्वास्थ्य एवं संपूर्ण बुद्धि एवं विकास के स्तर तक नहीं पहुंच पाते हैं। उनकी इस प्रकार की कमियां उनकी वृद्धि व विकास को प्रभावित करते हैं। तो इस तरह के जैविक जो कारक है वो विकास को प्रभावित करते हैं। इसके बाद में वातावरण। तो हर जगह का अलग अलग वातावरण रहता है। कश्मीर की तरफ अलग वातावरण है, कन्याकुमारी की तरफ अलग वातावरण है। तो अलग अलग एरिया का अलग अलग वातावरण वहाँ पर रहता है, तो उससे भी विकास प्रभावित होता है। इसके बाद में भौतिक कारकों की बात करते हैं। तो भौतिक कारकों में स्वच्छ एवं स्वस्थ जलवायु, स्वच्छ और स्वस्थ भोजन, उपयुक्त चिकित्सा सुविधाएं, कार्य करने संबंधित वातावरण, प्रदूषण, पानी, संतुलित भोजन आदि अगर सही रहते हैं तो ये कारक भी यहाँ पर विकास को प्रभावित करते हैं। पोषण की बात करते हैं। तो पोषण में आपको पता है कि बालक के विकास पर पोषण का पूरा प्रभाव पड़ता है। बालक के शारीरिक विकास की ही नहीं अपितु मानसिक विकास भी पोषण की वजह से प्रभावित होता है। पोषण से तात्पर्य भरपेट आहार से नहीं है, बल्कि जो पौष्टिक आहार बच्चे को मिलना चाहिए उससे है। अगर पौष्टिक आहार बच्चे को नहीं मिलेगा तो फिर उसमें कमजोरियां रहेंगी, वो उसका विकास ठीक तरीके से नहीं हो पाएगा, विकास उसका प्रभावित होगा। उसके बाद में आगे बात करते हैं बालक के पालन पोषण की जो रीति है उसके बारे में। तो उसमें आपको ध्यान रखना है
कि माता-पिता का अगर बच्चे के प्रति ठीक व्यवहार नहीं है, यानी कि माता-पिता अगर बच्चे को ठीक तरीके से प्यार प्रेम नहीं करते हैं, तो उससे विकास प्रभावित होगा, बच्चा टेंशन में रहेगा, बच्चा ठीक तरीके से अपने माता-पिता के साथ में कंफर्टेबल नहीं रह पाएगा। और अगर दूसरे केस में अगर ज़्यादा प्यार प्रेम करेंगे तो उस तरह से लाड प्यार उनको बिगाड़ देगा, तो इस तरह से भी पालन-पोषण में जो है विकास को प्रभावित हो सकता है। इसके बाद में परिवार में अन्य भाई-बहन, तो अन्य भाई-बहनों का या मतलब यहाँ पर ये रहेगा कि किसी भाई-बहन पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, किसी भाई-बहन पर कम ध्यान दिया जा रहा है, तो उस वजह से भी विकास प्रभावित हो सकता है। और साथ ही इसमें एक बात हम और जोड़ सकते हैं कि जन्म क्रम जो है पहले और तीसरे बच्चे की अपेक्षा दूसरे जो बीच का बच्चा है तो उसका विकास अच्छा होता है, तो इस तरह से ये भी जो जन्म क्रम है वो भी विकास को प्रभावित करता है। इसके बाद में हम बात करते हैं संगी साथियों की, यानी कि दोस्तों की। तो दोस्तों में देखिए स्कूल में जो खेल-कूद वगैरह होते हैं तो उनमें प्रतिस्पर्धा रहती है, तो अगर वो पॉजिटिव वे में है तब तो ठीक है, विकास उससे प्रभावित नहीं होगा, विकास ठीक तरीके से हो पाएगा अगर साथ मिल-जुल करके रहेंगे। पर अगर वहाँ पर उनमें द्वेष होता है या और कुछ यहाँ पर में समस्याएँ रहती है, तब वो भी विकास को प्रभावित करते हैं। अगर समय समय पर खेल-कूद नहीं रहेगा, मोटिवेटेड बच्चा नहीं रहेगा, तो उससे भी संगी साथियों का भी काफ़ी प्रभाव पड़ जाता है बच्चे के मस्तिष्क पर, और उससे फिर शारीरिक जो विकास है वो भी प्रभावित होता है। इसके बाद में बात करते हैं बुद्धि की। बुद्धि में आपको ध्यान रखना है कि कुशाग्र बुद्धि वाले बालक मंद बुद्धि वाले बालकों की अपेक्षा शीघ्र बोलने व चलने लगते हैं। तो ये भी जो बुद्धि है ये भी दोस्तों विकास को प्रभावित करती है। लिंग की बात करते हैं तो बालक के शारीरिक एवं मानसिक विकास में लिंग भेद का भी असर पड़ता है। जन्म के समय बालकों का आकार बड़ा होता है, किंतु बाद में बालिकाओं के शारीरिक विकास की गति अपेक्षाकृत तीव्र होती है, यानी कि बालकों का विकास कम गति से होता है और बालिकाएं जल्दी जल्दी बड़ी हो जाती है। तो ये भी प्रभावित यहाँ पर रहता है। उसके बाद में शुद्ध वायु व प्रकाश की बात करते हैं तो शुद्ध वायु व प्रकाश न मिलने पर बालक अनेक रोगों से शिकार बन सकता है, परिणाम स्वरूप उसका विकास अवरुद्ध हो सकता है। इसके बाद में प्रजाति प्रजाति प्रभाव के कारण भी बालकों के विकास में विभिन्नताएं पाई जाती है। जैसे इंडिया का बच्चा है, फिर आप मान लीजिए कि और किसी देश का बच्चा है, तो उनके विकास में काफ़ी डिफरेंस वहाँ पर रहेगा। आयु की बात करते हैं तो आयु बाल्यावस्था व किशोरावस्था से आयु वर्गों में आयु वृद्धि के साथ साथ शारीरिक विकास की गति व स्वरूप में परिवर्तन होता है, साथ ही मानसिक विकास भी आयु के साथ साथ प्रभावित होता है। इसके बाद में खेल एवं व्यायामों की बात करते हैं तो नियमित खेल एवं व्यायाम करने से शारीरिक विकास में सहायता मिलती है और अच्छी तरीके से विकास हो पाता है। और अगर हम अच्छी तरीके से खेल और व्यायाम नहीं करेंगे तो फिर वो विकास को प्रभावित करेंगे। ये सब बातें आपको यहाँ पर अपने कारकों में ध्यान रखनी है, विकास के कारकों में, तो आपका प्रश्न जो है बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। आई होप आपने इतना कुछ समझ लिया होगा। इसके बाद में बात करते हैं फ्राइड का मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत, जिसमें हम सबसे पहले बात करते हैं इसकी अवस्थाओं के बारे में। तो 5 अवस्थाएं इसकी है। पहली है मुखावस्था यानी कि ओरल स्टेज, दूसरी है गुदावस्था यानी कि एनल स्टेज, और तीसरी है लिंग प्रदान अवस्था यानी कि फैलिक स्टेज, और चौथे नंबर पर है अव्यवस्था यानी कि लेटेंसी स्टेज, और उसके बाद में जननेंद्रिय अवस्था यहाँ पर होती है, तो जेनिटल स्टेज। यहाँ पर आपको 5 अवस्थाएं ध्यान रखनी है। इसके बाद में इन अवस्थाओं के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी हम ले लेते हैं। तो पहली आती है मुखावस्था। मुखावस्था के बारे में आपको ध्यान रखना है कि मनोलैंगिक विकास की यह पहली अवस्था है जो जन्म से लेकर के करीब 1 साल की उम्र तक होती है। इस अवस्था का कामुकता क्षेत्र मुंह होता है। फलस्वरूप बच्चा मुंह द्वारा की जाने वाली सभी क्रियाओं जैसे चूसना, निगलना, जबड़े से कोई चीज़ दबाना आदि द्वारा लैंगिक सुख प्राप्त करता है। तो मुखावस्था में ये ध्यान रखना है। इसके बाद में बात करते हैं अगले बिंदु की ओर। तो दूसरी अवस्था हमारी आती है गुदावस्था। तो यह अवस्था जीवन का पहला साल समाप्त होने पर प्रारंभ होता है तथा दूसरे साल की अवधि समाप्त होने तक बनी रहती है। दूसरे शब्दों में यह अवस्था 2 से 3 साल के आयु के बीच होती है। इस अवस्था में कामुकता क्षेत्र मुंह से हट करके शरीर के गुदा क्षेत्र में आ जाता है। फलस्वरूप बच्चे मलमूत्र त्यागने से संबंधित क्रियाओं से आनंद उठाते हैं। तो ये गुदावस्था में आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में हम बात करते हैं तीसरी अवस्था लिंग प्रधान अवस्था की। तो इसमें देखिए मनोलैंगिक विकास की यह तीसरी अवस्था है जो जीवन के चौथे व 5वें साल के दौरान की अवस्था है। इस अवस्था का कामुकता क्षेत्र जननेंद्रिय होता है। फ्राइड का कहना था कि इस अवस्था में प्रत्येक लड़के में मातृ मनोग्रंथि तथा प्रत्येक लड़की में पितृ मनोग्रंथि विकसित होती है, अतः दोनों ही ग्रंथियां सर्वसार्विक होती है। तो लिंग प्रधान अवस्था में आपको ये ध्यान रखना है। इसके बाद में बात करते हैं चौथे बिंदु की ओर। चौथा बिंदु है अव्यक्तावस्था। तो मनोलैंगिक विकास की यह चौथी अवस्था है जो लिंग प्रधान अवस्था के बाद से आरंभ होती है। यह अवस्था 6 से 8 साल की उम्र के प्रारंभ होकर के लगभग 12 वर्ष की आयु तक रहती है। इस अवस्था में लैंगिक इच्छाओं की अभिव्यक्ति भिन्न प्रकार की
अलैंगिक क्रियाओं जैसे शिक्षा, घूमना फिरना, चित्रकारी, खेलकूद आदि के रूप में होती है। इसके बाद में बात करते हैं पांचवी अवस्था की। पांचवी अवस्था है जननेंद्रिय अवस्था। तो मनोलैंगिक विकास की यह अंतिम अवस्था है जो 13 वर्ष की आयु से प्रारंभ होकर निरंतर चलती रहती है। इस अवस्था में किशोरावस्था व प्रौढ़ावस्था दोनों ही सम्मिलित होती हैं। इसमें व्यक्ति का व्यक्तित्व शारीरिक, मानसिक व सामाजिक रूप से परिपक्व हो जाता है। तो ये सब बिंदु दोस्तों आपको इनकी अवस्थाओं में ध्यान रखना है। इसके बाद में बात करते हैं फ्राइड के इस सिद्धांत के गुणों के बारे में। तो फ्राइड का यह सिद्धांत काफ़ी विस्तृत है। इसके द्वारा व्यक्तित्व विकास की व्यवस्था बोधगम्य भाषा में की गई है। इसके बाद में दूसरा बिंदु है फ्राइड के सिद्धांत का स्वरूप ही कुछ ऐसा है जिसके माध्यम से मानव व्यवहार के बारे में ज्ञात तथ्यों को तार्किक रूप से मनोवैश्लेषिक ढांचे में आसानी से ढाला जा सकता है। इसके बाद में तीसरा बिंदु आता है फ्राइड के सिद्धांत के अधिकांश संप्रत्यय ऐसे हैं जो आधुनिक व्यक्तित्व मनोवैज्ञानिकों के लिए इस क्षेत्र में वर्णनात्मक शोध करने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन साबित हुए हैं। इतना आपको गुणों के लिए ध्यान रखना है। इसके बाद में बात करते हैं इसके सीमाओं के बारे में। तो पहली सीमा आपको ध्यान रखनी है कि फ्राइड के मनोवैश्लेषिक सिद्धांत की विधि वैज्ञानिक नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने शोधों को क्रमबद्ध रूप से वर्णन नहीं किया है, अतः उनसे सही प्राकल्पना तैयार करना संभव नहीं हो पाया है। इसके बाद में दूसरा बिंदु है फ्राइड के सिद्धांत के बहुत सारे संप्रत्यय अस्पष्ट शब्दों में वर्णित हैं तथा उनकी अनुभवजन्य जांच भी संभव नहीं है। इसके बाद में तीसरा बिंदु है फ्राइड ने अपने व्यक्तित्व सिद्धांत में लैंगिक ऊर्जा पर जरूरत से ज़्यादा ध्यान दिया है, सिर्फ लैंगिक क्रियाओं के बारे में ही बात करी है। इसके बाद में बात करते हैं चौथे बिंदु पर। चौथा बिंदु है कुछ मनोवैज्ञानिकों का मत है कि फ्राइड के सिद्धांत में कुछ संप्रत्यय जरूरत से ज़्यादा पौराणिक व काल्पनिक कथाओं पर आधारित हैं, जिनकी वास्तविकता विश्वास की सीमा से बाहर मालूम पड़ती है। इसके बाद में पांचवा बिंदु आपको ध्यान रखना है कि आधुनिक मनोवैज्ञानिकों का मत है कि फ्राइड ने अपने सिद्धांत को व्यक्तिगत प्रेक्षण पर आधारित किया है, जिसके अधिकतम अंश उसने अपने व्यवहार के विश्लेषण से प्राप्त हुए थे तथा कुछ अंग उनके उपचार गृह में आए मानसिक रोगियों द्वारा बतलाए गए अनुभूतियों पर आधारित थे। इन मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि ऐसी सीमित अनुभूतियों के आधार पर सामान्य व्यक्ति के व्यक्तित्व का प्रतिपादन करना युक्ति संगत नहीं है। तो ये कुछ आपको सीमाओं के बारे में ध्यान रखना है। इसके बाद में हम बढ़ते हैं अगले बिंदु की ओर। अगला बिंदु है अभिवृद्धि व विकास के सिद्धांत कौन कौन से हैं। पहला सिद्धांत आता है वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतःक्रियाओं का सिद्धांत। वंशानुक्रम के बारे में हमने बात कर लिया है, अलग अलग पीढ़ी दर पीढ़ी गुणों का हस्तांतरित होता रहता है। समान प्रतिमान का सिद्धांत, यानी कि जैसे मनुष्य हैं तो मनुष्यों के मनुष्य पैदा होंगे, चिड़िया के चिड़िया का बच्चा पैदा होगा, मतलब कि समान रूप आप यहाँ पर समझ पा रहे हैं। सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत, यानी कि स्टेप टू स्टेप बच्चा जो है सारी क्रियाएं सीखता है। पहले घुटनों के बल चलना, फिर पैरों पर खड़ा होगा धीरे धीरे, तो वो सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं की ओर बढ़ेगा। परस्पर विकास का सिद्धांत, तो विकास धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। शरीर के विभिन्न अंगों के विकास की गति में भिन्नता रहती है, कभी हाथ जल्दी बढ़ेंगे, कभी पैर जल्दी बढ़ेंगे, कभी बाकी शरीर का विकास जल्दी होगा। तो विकास की दिशा का सिद्धांत, विकास जो है परस्पर जो है ऊपर की दिशा की ओर बढ़ता रहता है। और व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत, सब व्यक्ति जो है अलग अलग यहाँ पर रहता है, सब में कुछ ना कुछ भिन्नता रहती है। भिन्नता का सिद्धांत, इस तरह से आपको थोड़ा सा मोस्टली जो कुछ बिंदु है उनको ध्यान रखना है। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा टॉपिक आता है लेव वाइगोत्स्की का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो वाइगोत्स्की का विश्वास था कि बालकों का चिंतन उनके सामाजिक समुदाय के ज्ञान से प्रभावित होता है, जो कि या तो तकनीक या फिर मनोवैज्ञानिक सांस्कृतिक यंत्रों द्वारा सीखा गया होता है। वाइगोत्स्की ने यह भी बताया कि भाषा एक महत्वपूर्ण यंत्र है जिससे सामाजिक ज्ञान को प्राप्त किया जा सकता है। बच्चा भाषा के द्वारा ही अन्य व्यक्तियों से सीखते हैं। इन्होंने बुद्धि को परिभाषित किया कि अनुदेशन द्वारा सीखने की क्षमता ही बुद्धि है। इन्होंने इस तथ्य पर जोर दिया कि इसके लिए अधिक ज्ञानवान अन्य व्यक्ति या शिक्षक की आवश्यकता होती है जो हमें सिखा सके। इसके बाद में बात करते हैं, अगला बिंदु आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि सिद्धांत में यह भी तथ्य है कि अन्य ज्ञानवान होना ही आवश्यक नहीं है, कोई व्यक्ति की ही आवश्यकता हो। तथा कुछ कंपनियां सीखने के लिए प्रक्रिया में सहायता करने के लिए आजकल एम्प्लॉयज रखती है जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम द्वारा सहायता करते हैं। इसमें सीखने वाले की अपेक्षा सिखाने वाला अधिक ज्ञान व विशेषज्ञता रखता है। तो ये कुछ बातें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अगला बिंदु आता है एरिक्सन का सिद्धांत।
एरिक्सन के सिद्धांत में आपको ध्यान रखना है कि एरिक्सन एक मनोविश्लेषक और मानववादी थे। इनके सिद्धांत में व्यक्ति को 8 मनोसामाजिक चरणों का अनुभव करना पड़ता है, जो प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व और विकास को प्रभावित करते हैं। विकास का चरणबद्ध या निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसमें जब तक बालक एक अवस्था से दूसरी अवस्था में पहुंचता है तो उसके बाहरी समाज से अनुभव करने के तरीकों में परिवर्तन होता रहता है, समाज से वह सीखता रहता है। इसके बाद में आपको ध्यान रखना है इसकी अवस्थाएं जो है 8 अवस्था कौन कौन सी है उनकी बात करते हैं। मनोसामाजिक तत्वों की बात करेंगे, अस्तित्व संबंधित सवालों के बारे में बात करेंगे और अनुकूल इसके परिणाम क्या रहते हैं उनकी बात करेंगे। तो पहला है, तो प्रथम अवस्था की हम बात करते हैं जो कि जन्म से प्रथम वर्ष के लिए रहती है, जिसमें मनोसामाजिक तत्व है विश्वास बनाम अविश्वास और अस्तित्व संबंधित सवाल रहता है कि क्या मैं दुनिया पर भरोसा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, जिसमें अनुकूल परिणाम रहता है, आशा रहती है दुनिया से। इसके बाद में दूसरी अवस्था है बाल्यावस्था 2 से 3 वर्ष के लिए, जिसमें मनोसामाजिक तत्व रहता है स्वायत्तता बनाम शर्म और संदेह। इसके बाद में अस्तित्व संबंधित सवाल रहता है कि क्या मैं जैसा हूँ ठीक हूँ या नहीं हूँ, तो इसमें अनुकूल परिणाम रहते हैं कि आत्मनियंत्रण एवं इच्छा शक्ति। इसके बाद में तीसरी अवस्था है खेल की आयु 4 से 6 वर्ष के लिए, जिसमें पहल बनाम अपराध भावना रहती है मनोसामाजिक तत्व और अस्तित्व संबंधित इसमें सवाल रहता है कि क्या मैं जो कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो ठीक है या नहीं है, तो इसमें अनुकूल परिणाम रहता है निर्देश और उद्देश्य हमारा क्या है। इसके बाद में बात करते हैं चौथी अवस्था की। चौथी अवस्था देखिए, इसमें आपको विद्यालय अवस्था है 6 से 14 वर्ष के लिए, परिश्रम बनाम बोधहीनता, क्या मैं इन लोगों और चीज़ों की दुनिया में अपनी जगह बना सकता हूँ या बना सकती हूँ। इसमें अनुकूल परिणाम रहते हैं सामर्थ्यता। और इसके बाद में पांचवी जो अवस्था है वो है 12 से 20 वर्ष के लिए किशोरावस्था, तो इसमें रहता है अहम पहचान बनाम भूमिका संभ्रांति या फिर भूमिका बनाम भूमिका संशय। तो इसमें यहाँ पर रहता है सवाल कि मैं कौन हूँ और क्या बन सकता हूँ या क्या बन सकती हूँ, और इसमें जो है अनुकूल परिणाम कर्तव्य निष्ठता के रहते हैं। इसके बाद में बात करते हैं अगली अवस्था छठी अवस्था। तो इसमें देखिए 20 से 30 वर्ष की यह आयु रहती है, जो इसमें जो होता है आरंभिक वयस्क अवस्था, और इसमें घनिष्ठता या आत्मीयता बनाम अकेलापन, क्या मैं प्यार कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ये इसमें रहता है। उसके बाद में प्रेम और स्नेह इसके अनुकूल परिणाम रहते हैं। इतना आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में सातवीं अवस्था है 30 से 65 वर्ष के लिए, जिसमें उत्पादकता बनाम जड़ता या जनात्मकता बनाम स्थिरता यहाँ पर रहती है। इसमें सवाल रहता है कि क्या मैं अपने जीवन की अहमियत बना सकता हूँ या बना सकती हूँ, जिम्मेदारी देखभाल इसके अनुकूल परिणाम रहते हैं। इसके बाद में 8वीं अवस्था है 65 से मृत्यु तक, बुढ़ापे की अवस्था, जिसमें अहम अखंडता बनाम निराशा यहाँ पर रहती है। और सवाल रहता है कि क्या मैं जैसे ज़िंदगी जी रहा हूँ या जी रही हूँ वो ठीक है। इसमें रहता है अनुकूल परिणाम विवेक उचित समायोजन। इस तरह से आपको ये 8 अवस्थाएं इनकी ध्यान रखनी है। आई होप दोस्तों आपने ठीक तरीके से सारे बिंदुओं को समझ लिया है। सेकेंड यूनिट के हमने कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा कर ली है। कम समय के लिए दोस्तों आपको इन सभी को ज़रूर से याद कर लेना है, और इनको याद करने के बाद में भी अगर आपके पास समय बचता है तो आप इसके बाकी टॉपिक्स को भी याद कर सकते हैं, पर एटलीस्ट आपको कम से कम इनको तो ज़रूर याद करना है। और अगर आपको PDF चाहिए तो PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, पर मेरे आपको रिकमेंडेशन यही रहेगी कि आप वीडियो से ही अपनी तैयारी करें, ताकि आप 2-4 बार वीडियो देखेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हुए होंगे। फिर भी कोई डाउट रहता है, फिर भी कोई आपकी समस्या रहती है, कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें इसी तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। जल्दी मिलेंगे दोस्तों अगले यूनिट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।